कौन कौन है, नाम नोट कीजिए। बहादुर शाह फर्स्ट कब से कब तक हैं, 1707 से लेकर के 1713 तक, 13 12 13 नहीं 12 तक। अगले, जहां दार शाह 1712 to 13, ज़्यादा लंबा समय नहीं मिला है इनको। तीसरे, जहांदार शाह के बाद फारुखशियर, फारुखशियर 1713 to 19 यस। इसके बाद चौथे नंबर पर रफ़ीउद्दर्जात, सत्रह सौ 19। फिर रफ़ीउद्दौला, ये भी 1719, एक साल में दोनों लोग। फिर मोहम्मद शाह, सत्रह सौ 19 से लेकर के 39, 1739 39। फिर सातवें, मोहम्मद शाह के बाद है अहमद शाह, अहमद शाह 1739 to 48। आठवें, अहमद शाह के बाद आलमगीर फर्स्ट, सेवनटीन 48 to 53 या 54, 50 नहीं यार, ये 40, अहमद साहब 48 तक ही रहा यार, क्या गड़बड़ कर दिए, ये 48 तक रहा है मोहम्मद शाह, और ये 48 से 54, और ये 54 से लेकर के 58 तक आलमगीर फर्स्ट नहीं सेकंड, फर्स्ट कौन था, कंफ्यूजन हो जाता, फर्स्ट कौन था, अरे औरंगजेब खुद आलमगीर फर्स्ट था यार, उसकी उपाधि आलमगीर बादशाह गाजी औरंगजेब की, तो आलमगीर सेकंड है 1754 to 58, और 9 नंबर पर है शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड 1759 to 1806, 1806। 10वें नंबर पर हैं अकबर सेकंड, 1806 से लेकर के 1837, और 11वें नंबर पर हैं बहादुर शाह, फिर आगे
सेकेंड है ये। 1837 टू 1558 और ये अंतिम मुगल बादशाह थे। यही है उर्फ जफर। एक्चुअली इनके पास कोई काम बचा नहीं था, तो ये शेर व शायरी कविताएं यही सब करते थे। जफर, जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। हो गया। तो इन्हीं 11 शासकों का क्रम है। तो बहादुर शाह फर्स्ट, ये पूरा हो गया, ये पूरा क्रम है। अब हम थोड़ा सा इनकी कुछ एक्टिविटी लेके चलते हैं बीच बीच में। हो गया। इनकी जो पहली उपाधि है वो है शाह बेखबर। और इसको ऐसे ही लिखना है, इनका नाम है, इसको ट्रांसलेट नहीं करना, ध्यान रहे। बेखबर को फिर लिख नहीं पाओगे उस भाव से, जो भाव आना चाहिए। ठीक है, शाह बेखबर। इसके बाद दो अन्य नाम इनके और हैं। एक तो शाह आलम फर्स्ट है, अन्य नाम शाह आलम प्रथम, और आलमगीर भी अपने आप को कहते थे आलमगीर। हालांकि आलमगीर औरंगजेब था, लेकिन इन्होंने भी कहा है तो उसको आलमगीर ले लो, इनको आलमगीर प्रथम कर दो। इनको आलमगीर औरंगजेब भी है, आलमगीर इन्होंने भी अपने आप को कहा है, और आलमगीर सेकंड है ही है एक। तो जब 3 हो गए तो औरंगजेब को आलमगीर कहो केवल, आलमगीर बादशाह गाजी। ये आलमगीर फर्स्ट, वो आलमगीर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये इतिहासकारों का दिया हुआ है। वो लोग तो केवल नाम लिखते थे ना, तो अध्ययन की सुविधा के लिए कन्फ्यूज़न ना हो, ये लगाया जाता था मार्क उनके सामने, ये पर्टिकुलर है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आलमगीर फर्स्ट भी इनको कहा जाता है और शाह आलम प्रथम। ठीक, तो औरंगजेब की कट्टरवादी नीतियों को त्याग कर इसने क्या किया, मेल मिलाप की नीति अपनाई। ही अडॉप्टेड द कंप्रोमाइज पॉलिसी, ही अडॉप्टेड द कंप्रोमाइज पॉलिसी विद द इंडियन स्टेट्स। भारतीय राज्यों के साथ इसने क्या किया, कंप्रोमाइज, सुलह समझौता या मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक, अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। चाहे उसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसने जो अपनाई उसको लिखो। औरंगजेब का तो पता ही है क्या था। ठीक, तो औरंगजेब के विरुद्ध इसने मेल मिलाप की नीति अपने। उस समय थे कौन कौन, किसके साथ कैसी पॉलिसी रही है। उस समय एक तो राजपूत राज्य थी, इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। की नीति, कंप्रोमाइज पॉलिसी। ठीक, अब कौन कौन है किसके साथ, वैसे क्रम से लूंगा, उसके सामने उनकी पॉलिसी, मतलब जितना शॉर्ट आउट हो सके आराम से समझने में भी अच्छा है, और लिखना चाहो तो विस्तार में लिख भी सकते हो। तो जैसे पहले राजपूत राज्य,
राजस्थान। दो राज्य थे यहाँ पर, एक तो आमेर था और एक मारवाड़। आमेर और मारवाड़। ये मेवाड़ इसी में, आमेर में ही शामिल था। वो आमेर का ही हिस्सा है। वो तो उस समय सब अलग अलग हो गए अपने व्यवहारों के कारण। राणा प्रताप अलग हो गए क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। फिर आमेर से ही रिलेटेड भारमल थे, वो अलग हो गए क्योंकि बेटी का विवाह कर दिया अकबर से। फिर मान सिंह उन्हीं के बेटे थे, वो चले आए इधर मनसबदार और मुख्य सेनापति बन गए उनके। तो वो सब उस समय की स्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गए थे। फिलहाल आमेर और मारवाड़। क्या इसके साथ क्या रहा है? सबसे पहले संघर्ष किया गया, कोई परिणाम न निकलने पर समझौता। ये स्थिति है। First it was done to controversy with these states, but no result came out, so it established the compromise. तो ये हो गया। छोड़िए, अब आ जाइए राजपूतों के बाद कौन है? वो है मराठे। सीधे सीधे मुद्दे पे आइए। सरदेशमुखी और चौथ दो ऐसे टैक्स थे जो स्पेशली मराठों के थे। सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी उस राज्य का या किसी भी राज्य के टोटल इनकम का, राजस्व इनकम का, रेवेन्यू का 1/10 यानी 10% होता था, और चौथ 1/4 यानी 25% होता था। तो ये तो होगी उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो उनके सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है मराठों की, वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा उनका संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ये तय होता था। इनके इन दो टैक्सेस थे। तो अगर ये दो टैक्स इंप्लीमेंट हैं तो संघर्ष का वातावरण खत्म है। एक प्रकार से इस टैक्स के लागू होने का मतलब यही है कि उनकी अधीनता संबंधित राज्य स्वीकार कर रहा है। किस रूप में? अधिराजत्व के रूप में। अब अधिराजत्व क्या है? सर्जरनिटी के रूप में। अधिराजत्व के रूप में वो संबंधित राज्य स्वीकार कर। अधिराजत्व क्या है? अधिराजत्व मतलब जो पूर्ण संप्रभुता नहीं। एक तो होता है अधिराजत्व के अगेंस्ट आप दूसरा वर्ड लाओगे तो वो है पूर्ण संप्रभुता यानी कंप्लीट सेवर्जिनिटी। तो कंप्लीट सेवर्जिनिटी का मतलब होता है कि वाय और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, सभी मामलों में, सभी मतलब सभी, सैनिक नॉन सैनिक सभी, सैनिक गैर सैनिक सभी मामलों, मिलिट्री नॉन मिलिट्री सभी मामलों में जो शासक है अगर वो पूर्ण संप्रभु है, कंप्लीट सेवर्जिनिटी है, तो उसको सभी मामलों में किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने का पूरा राइट है। कोई बगल का पड़ोसी या विदेशी कोई भी दूसरी ताकत, चाहे इंटरनल हो और चाहे एक्सटर्नल हो, उसके द्वारा लिए गए डिसीजन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। विरोध कर सकती है कुछ भी, बट डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर वो चाहे कि हमको ये करना है तो वो करेंगे, वो चिल्लाते रहें, कोई टेंशन नहीं। ये अधिकार पूर्ण संप्रभुता क्या। अधिराजत्व में होता है कि आधी संप्रभुता। तो उसमें इकोनॉमिक मामले जो है, आर्थिक अर्थदंड लगाया जाता है, टैक्सेशन, कि टोटल इनकम का या राजस्व के मामलों का एक निर्धारित परसेंट जो तय किया गया है वो तो आना चाहिए, उस पर ये नियंत्रण रखेंगे। बाकी पॉलिटिकल या अन्य मामले जो है थोड़ा सा वो इंडिविजुअल है, उसके लिए संप्रभु हैं। ठीक है,
तो संप्रभुता में एक अधिराज्यत्व होता है जो टैक्स वैक्स लगा करके उनको उन्हें शासन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसको कहते हैं अधिराज्यत्व। तो अब ये तो सेंस निकाला गया, ये अधिराज्यत्व का जो सिद्धांत है पुराना है, यहाँ पर तो लाया गया है कि ये सरदेशमुखी और चौथ है क्या। तो इसके अध्ययन से लगता है कि फिर ये वही है जो पहले अधिराज्यत्व के रूप में, जिसे समुद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय की। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण की जब विजय की तो उसने कौन सी नीति अपनाई, तो सर्व दक्षिणापथ राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह, सभी दक्षिणापथ राज्यों को जीत लिया गया, फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह, उनके अनुग्रह पर उन्हें छोड़ दिया गया। तो उनके अनुग्रह पर छोड़ दिया गया मतलब फिर टैक्सेशन इंप्लीमेंट करके पर ईयर पैसा बांध के कि आप इतना देते रहो, फिर आप अपना शासन करो। तो एक प्रकार का अधिराज्यत्व हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की विजय की थी मध्यकाल में, और दक्षिण की विजय की नीति भी टोटल इसकी सर्जनिटी की पॉलिसी है। मलिक काफूर उसका लीडर था, और मलिक काफूर ने क्या किया, सब पर टैक्सेशन इंप्लीमेंट करके उन्हें शासन करने दिया गया। उनके आंतरिक या उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करके केवल आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, पैसा लिया गया। ओके, तो ये मराठे क्या कर रहे हैं, तो इससे एक गेस लगाया जाता है। हालांकि ये सर्जनिटी टाइप का कुछ लिखा नहीं है किसी ने, अब पन्ना पलटोगे तो नहीं मिलेगा, पहले से एकदम क्लियर है, लेकिन एक साम्यता स्थापित की जाती है कि इसका मतलब फिर यह है, ये क्लियर है। तो खैर मराठा आएगा टैक्स हम लोग पढ़े, इससे ज़्यादा इसके बारे में और नहीं जानते। तो सरदेशमुखी और चौथ दो टैक्स लेते थे पड़ोसी राज्य से। सरदेशमुखी उससे लेते जिसको सीधे अपने राज्य का हिस्सा मान लेते थे, एक फेडरल सिस्टम कि तुम अपना शासन करो बट आप हमारे राज्य का हिस्सा हो, क्योंकि मराठा शासक अपने आप को क्या कहते थे, सरदेशमुख। वो कहते थे कि जो भी हमारा साम्राज्य है वो छोटे छोटे देशमुखों यानी जागीरों में बटा हुआ है। और देशमुखों, जागीर मतलब देशमुख, वो अपनी भाषा में देशमुख कहते थे। अभी भी महाराष्ट्र में देशमुख जाति बन गई है। कई ऐसे पोस्ट होते थे जो जाति के रूप में, पाटिल, पटेल, कुलकर्णी, देशमुख, ये सब जो जातियां आप देख रहे हैं ना, ये पोस्ट हैं, इकोनॉमिक पोस्ट हैं। तो पोस्ट पहले खानदानी होते थे, वंशानुगत चलते रहते थे, तो वो जाति के रूप में बदल गए बाद में। हालांकि वो कोई ऐसे कोई जाति नहीं है, वो काम का एक परिचय है उनकी, वर्किंग रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो सरदेशमुखी तो वो राज्य को जिसको पूरी तरीके से जीत लेते थे, फिर उनको आंतरिक शासन करने के लिए छोड़ देते थे कि आंतरिक मामलों में आप देखो, बाहर हम देख लेंगे, उसको सरदेशमुखी लेते, यानी उसकी पूरे इनकम का 10% लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे। इसलिए क्योंकि फिर वो मराठा राज्य है तो उसके डेवलपमेंट के लिए और पैसा छोड़ देते थे, अपना हिस्से समझते थे। दूसरा उनका टैक्स होता था चौथ, मराठों का। ये दूसरे राज्य को पहले धमकी देते थे, तुम पर आक्रमण करने वाले हैं, तो अगर वो सक्षम है तो कहेगा ठीक है आओ मिलते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है तो कहेगा भाई ऐसा मत करो, क्या करना है हमको, तो जितना कमाते हो उसका 1/4 हमको दे दो, और जब तक देते रहो तब तक हम सुरक्षित, आप सुरक्षित हो और हम आक्रमण आप पर नहीं करेंगे। और जैसे 1/4 यानी 1/4 आना बंद हुआ, वैसे तलवार लेके आएंगे, बहुत मारेंगे। तो उनकी सीधी धमकी होती है कि आक्रमण ना करने के बदले में चौथ लेते थे, बाकी उस राज्य से इनका कोई लेना देना नहीं होता था। एक प्रकार की डकैती है। ठीक है, क्लियर आया दोनों टैक्स। अब आ जाइए मुद्दे पर, हालांकि मुद्दे पर हम लोग अभी भी थे। तो मराठे दक्षिण, मराठों के साथ भी समझौतापूर्ण नीति उसने अपनाई। दक्षिण के सूबों से मराठों को सरदेशमुखी लेने का अधिकार दे दिया। गिव द राइट टू कलेक्ट, नॉट कलेक्ट, गिव द राइट टू, हाँ कलेक्ट, ठीक है, मतलब वसूलना, कलेक्शन है वैसे तो, अचीव, नॉट कलेक्ट, अचीव, सरदेशमुखी। तो इस शासक ने, बहादुर शाह ने मराठों को अधिकार दे दिया
दक्षिण के जो सूबे हैं, मुगल सूबे हैं, उन सूबों से सरदेशमुखी लेने का अधिकार दे दिया, क्योंकि वसूलते तो मुगल अधिकारी थे और वसूल करके देते थे। तो अगर कलेक्ट लिखोगे तो इसका मतलब ये आकर के वसूलेंगे, कलेक्शन। तो कलेक्शन का राइट नहीं था, केवल पाने का राइट था। तो अचीव लिख लीजिए, गिव द राइट टू अचीव द सरदेशमुखी फ्रॉम मुगल प्रोविंस ऑफ साउथ, फ्रॉम द मुगल प्रोविंस ऑफ साउथ। दक्षिण के मुगल प्रांत या मुगल सूबों से सरदेशमुखी लेने का अधिकार दे दिया। यहीं पर लिखिए चौथ नहीं, स्पष्ट लिखिएगा, चौथ नहीं, सरदेशमुखी ओनली, चौथ नहीं, नॉट द चौथ, बस। तो ये मराठों के साथ हो गया। अब आ जाइए सिख। सिखों में एक लाइन के लिखिए, गुरु गोविंद सिंह के साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता या संधि करके शांति स्थापना की कोशिश की गई। It had been tried to establish the peace. It had been tried to establish the peace by doing it with a treaty by a treaty with गुरु गोविंद सिंह, ऐसे लिखे, by a treaty with गुरु गोविंद सिंह, लिख लिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ एक संधि करके शांति स्थापना की कोशिश की गई, बट बंदा बहादुर, ये अगले हैं, गुरु गोविंद सिंह के बाद के हैं बंदा बहादुर के समय में संबंध पुनः बिगड़ गए और संघर्ष जारी रहा। एक्चुअली सिखों का मुगलों से कभी बनी नहीं, बहुत प्रयास किया लोगों ने, कभी नहीं बनी, परमानेंट संघर्ष जारी रहा। लेकिन बंदा बहादुर के समय में संबंध पुनः बिगड़ गए, बट they are dismissed the treaty in the time of Banda Bahadur and it continued the controversy between them, and it continued the treaty between them, लिख लिया, सॉरी, कंट्रोवर्सी, दोनों के बीच संघर्ष आगे चलती। तो सिखों से इनकी बहुत मेल मिलाप हो नहीं पाई। कभी एक नंबर में प्रश्न आए प्री में, तो ये थोड़ा सा रेयर था कि वो कौन सा सिख नेता था, स्पेशली गुरु गोविंद सिंह जिसका मुगलों के साथ संधि हुई। तो कहीं प्रॉपर ऐसे देखने को नहीं मिलता कि मुगलों ने सिखों के साथ कहीं संधि की हो परमानेंट, वो भी गुरु गोविंद सिंह तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बहादुर शाह प्रथम के साथ है। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह से एक संधि स्थापना करके शांति स्थापना की कोशिश करी थी, बट सफल नहीं हुई। गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे और फिर उन्होंने ही तो गुरु का पद खत्म कर दिया था, कहा कि अब गुरु नहीं रहेंगे, अब जो रहेगा वो राजनीतिक नेता होगा, क्योंकि सिखों की अस्मिता का सवाल है और उसकी रक्षा के लिए मुगलों से परमानेंट संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए गुरु शब्द का यूज करके संघर्ष करना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। तो सिखों की थोड़ी सी एक अलग कहानी है फिलहाल। तो सिखों की यह स्थिति क्लियर हुई सिखों के साथ। तो मराठों का हो गया, राजपूतों का हो गया, सिखों का हो गया। अब बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ उसने संधि कर ली। एक लाइन केवल, बुंदेला सरदार छत्रसाल
के साथ संधि, ट्रीटी विद छत्रसाल, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए, समझ लीजिए। बुंदेला, बुंदेल, ठीक है, बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ, मतलब इनके साथ भी समझौता हो गया। अब बचे कौन हैं जिनके साथ इसका कैसा संबंध था? वो बचे हैं यूरोपियन, ठीक है। तो एक दो लाइन मेंशन करना पड़ेगा, उससे निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा, और वो है 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधिमंडल, 1711 में एक डच प्रतिनिधिमंडल जेसुआ केटलार के नेतृत्व में मुगल दरबार में गया। ए डच डेलीगेशन went to Mughal court in the leadership of जेसुआ केटलार, जेसुआ केटलार। केटलार, जेसुआ केटलार, ठीक है, जिसका स्वागत किया गया, which was become welcomed, which was become welcome, जिसका स्वागत किया गया। लिख लो, लिख लिया, जिनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में पुर्तगीज नर्तकी, स्वागत करने वालों में पुर्तगीज नर्तकी जुलियाना शामिल थी। अब स्वागत, अंग्रेजों का स्वागत कैसे होगा? बोतलों की सजावट होगी किनारे किनारे, यूरोपियन है, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, ड्रिंक, फिर स्टेज पर डांस, यही सब है उनके स्वागत का कार्यक्रम। तो डांसर्स में एक डांसर थी पुर्तगीज, ठीक है, ए पुर्तगीज डांसर नेम्ड जुलियाना The Portuguese dancer named Juliana was also included in वेलकम कमेटी, वेलकम कमेटी में शामिल थी। पुर्तगीज डांसर है, इसका मूल नाम था बीबी फिदवा, मतलब भारतीय नाम था, मूल नाम तो वही था, क्या नाम था उसका? जुलियाना, वो तो पुर्तगीज नाम है। यहाँ के लोग बीबी फिदवा कह के मतलब उसको पुकारते, यहाँ नाम बदल देते हैं ऐसे लोगों का, बीबी फिदवा। अब इस लाइन को केवल मेंशन कर लीजिए, बस छोड़ दीजिए इसको, बीबी फिदवा। अब आप समझ सकते हैं कि यूरोपियों के साथ इनके कैसे संबंध थे। वो डेलीगेशन गया, उसका स्वागत किया जा रहा है, मतलब समझौतापूर्ण नीति है। और स्वागत कर कौन रहा है? पुर्तगीज। इसका मतलब दरबार में पहले से पुर्तगाली पैठ बना के बैठे हैं। अच्छा, तो पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, डचों से अच्छे संबंध थे। अंग्रेजों का 1711 का मामला है, तो अभी अंग्रेज दिल्ली, अभी अंग्रेजों का टच थोड़ा कम रहा है। अभी वो बम्बई, कलकत्ता यही सब बेचते, और प्रांतीय सूबेदारों के साथ उनकी, दिल्ली से थोड़ा सा उतना है। दिल्ली से एक बार झगड़ा भी हुआ था, कब? 1686 में, लेकिन दिल्ली का कुछ पता नहीं चलता है। तो यूरोपियों में मेन जिनका व्यापार सबसे बड़ा था उस समय डचों का, तो डच और पुर्तगालियों के साथ तो इससे लगता है कि ठीक ठाक संबंध थे, कंप्रोमाइज, कोई संघर्ष, ये यूरोपियों का हो गया। ठीक है,
खत्म करो इसको। हो गया। बहादुर शाह, एक्चुअली बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई। बहादुर शाह was died in 1712। मृत्यु के बाद इनका शव 10 सप्ताह बिना दफनाए पड़ा रहा, क्योंकि इनके पुत्रों में उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हो गया था। तो his dead body was still बिना दफनाए पड़ा रहा, was still unburied। लिखो, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकलेगा, मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं। was still unburied till 10 weeks। है, इसका क्यों लिखी सेंस निकलता है कि उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए कितनी क्यूरियोसिटी थी कि अपने पिता के लाश को भी दफनाने का समय केवल यही लेना दें। तो 10 डेज लिख लो। हालांकि सप्ताह है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन हमने लिखा, हम गलत भी हो सकते हैं, ये इसी जनरलाइजेशन का है। तो खैर नोट करो। तो टिल 10 डेज, क्योंकि उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था। बिकॉज देयर स्टार्टेड द कंट्रोवर्सी फॉर सक्सेसर। बिकॉज देयर स्टार्टेड द कंट्रोवर्सी फॉर सक्सेसर इन हिज सन्स। क्योंकि उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध संघर्ष शुरू हो गया था। तो वॉज स्टिल अनब्यूरिड टिल 10 डेज बिकॉज, लिख लिया, हो गया। चलो खैर ये मामला के खत्म करो। अगले हैं जहांदार शाह। इनके पुत्रों के नाम चाहे नोट कर लीजिए। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। एक तो जहांदार शाह हैं, है? कुछ निष्कर्ष निकला? 10 वीक्स 10 डेज में लगे हैं तब से। अरे उसको छोड़ो, काम का नहीं है, आगे करो। जहांदार शाह, फिर एक अजीमुशान, दूसरे पुत्र हैं अजीमुशान, तीसरे पुत्र है रफीउशान, और चौथे पुत्र हैं जहान शाह। जितना क्रम मिले बना लो, बाकी तो बनना है नहीं वैसे भी। तो जहांदार शाह के पुत्र का नाम है आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड। अजीमुशान के 2 पुत्र, अजीमुशान के नहीं यार 2 पुत्र, रफीउशान के 2 पुत्र। अजीमुशान के पुत्र का नाम है फर्रुखशियर। रफीउशान के 2 पुत्र, एक रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, दूसरे हैं रफीउद्दौला। तो जहान शाह के पुत्र का नाम है मोहम्मद शाह। ये रंगीला वाला मोहम्मद शाह है।
ये है क्रम, इसके बाद नहीं मिलेगा, जो मिलना है मिल गया, ये फाइनल है। जहांदार शाह, उसके पुत्र का नाम है आलमगीर सेकंड। फिर अजीमुशान, अजीमुशान, उसके पुत्र का नाम है फारूक शेर, फारूक शेर हो गया। फिर है रफी उस्सान, रफी उस्सान, एक्चुअली लिखा वैसे ही जाना चाहिए, जो अजीमुशान भी इधर उधर मैंने कर दिया है, लेकिन चलो ठीक है, वो क्रम है तो बड़ा पड़ जाता है ना, बीच में डैश डैश डाल के पूरा एग्जैक्ट। रफी उस्सान के दो पुत्र हैं, एक रफी दर्जात है और एक रफी दौला है, ठीक है। रफी दर्जात एंड रफी दौला, दर्जात DARZAT, स्पेलिंग तो हो जाएगा ना, हो जाएगा स्पेलिंग, स्पेलिंग हो जाएगा। जहान शाह, इसके पुत्र का नाम है मोहम्मद शाह, ठीक है। तो ये एक डिटेलिंग है जो आपके सामने है। तो अगले शासक बनेंगे ये जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 13 ही है, और इनकी उपाधि थी एक लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख समझ रहे ना, जो करे कुछ ना, केवल बातें बड़ी बड़ी करे, बेवकूफ़ी वाली। मेरे पिताजी थे, हिमालय पर ऐसे जंप लेके चढ़ गए थे, नीचे कूदे, जाके ऊपर एवरेस्ट पे ही गिरे। बहादुर शाह के समय में भूल गए, कहीं मेंशन कर लीजिए, बहादुर शाह के समय में ही नोट करके मेंशन कर लीजिए। मुगल दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो गई। देयर स्टार्टेड द ग्रुपिंग सिस्टम, देयर स्टार्टेड द ग्रुपिंग सिस्टम इन मुगल कोर्ट, इन मुगल कोर्ट in the time of Bahadur Shah first, from the time of Bahadur Shah first, from the time of Bahadur, वहां से शुरू हुआ, फिर आगे तक ये चलते ही रहेगा। तो बहादुर शाह प्रथम के समय से ही मुगल दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो गई। 4 गुट बने, बेसिकली 4 गुट बने, बेसिकली देयर फॉर्म्ड 4 ग्रुप, बेसिकली देयर फॉर्म 4 गुट। अब वो 4 गुट कौन कौन है? ईरानी, नोट कीजिए, ईरानी, पर्शियन इसको कहते हैं, तुरानी, तुरानी को तुरानी ही लिख दीजिए, ईरानी, तुरानी, अफगानी, ईरानी, तुरानी, अफगानी, और फिर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ये 4 गुट आए। ईरानी गुट का जो लीडर था उसका नाम था जुल्फिकर खां। जुल्फिकर खां, इसका पिता था असद खां। ये 2 मेन हैं, बाकी एक और है, उसमें कहाँ गया गुट यार, पता नहीं कहाँ लिखा है। असद खां, ठीक है। और इसके बाद तुरानी गुट है, तुरानी गुट, ये भी मिडिल एशिया से है, और इसमें निजामुल मुल्क, इसका नाम चिनकलिश खां, चिनकलिश खां,
एक तो ये है, इसी को निजामुल मुल्क और आसफ जाह, ये 2 उपाधियाँ इसको मिली हुई थी। इसके बाद एक इसी के साथ है अमीन खां। अमीन खां। अफगानी गुट में मोहम्मद अली खां, एक ये है, और एक है मोहम्मद खां बंगस। लिख लो, याद तो होना नहीं है। अरे तुम लिखो तो, पेपर हमको क्या पता क्या पूछा जाएगा। ये पूछा जाता बेटा, ये गुट है और बड़ा इंपॉर्टेंट गुट है। देखो बहुत जो है जल्दबाजी नहीं, आराम से। हिंदुस्तानी, इसमें है सैयद बंधु। अब पेपर में क्या पूछा जाएगा हमें क्या पता, इतने पता होता उतना ना पढ़ा काम चला लेते हम। 2 महीने क्यों सर फोड़ते, अब इतना करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 मिल जाए, नहीं कर आए। मोहम्मद खां बंगश, और हिंदुस्तानी गुट में 2 है सैयद बंधु, एक है हुसैन अली और एक है हसन अली, दोनों सगे भाई हैं। धैर्य धारण कीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, संकट सामने। ठीक है, हाँ कहते हैं ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो भजन धीरे धीरे करो। मोहम्मद खां बंगस हैं, वो मैं कर दूंगा, कई बार करेंगे अभी, इसीलिए तो इसको लिखवा रहे कि ये सब नाम आगे आने वाले हैं। तो मैं उधर भूल गया था तो मुझको फिर से मेंशन करना पड़ा, नहीं तो क्या जरूरत थी। तो हुसैन अली का सैयद ब्रदर्स में हुसैन अली और हसन अली, ये 2 सगे भाई हैं। ठीक है, ये गुटबंदी है दरबार में। एक्चुअली ईरानी गुट है, ये तो सिया हैं। अब ये प्री का मुद्दा है, थोड़ा नोट कर लिए, सिया है। और बाकी तुरानी अफगानी ये दोनों जो है सुन्नी हैं। और हिंदुस्तानी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आए कहीं से हैं, बता हिंदुस्तानी रहे हैं, अब सिया माने सुन्नी माने बताने, बड़ा बवाल है, कंफ्यूजन है। तो ईरानी गुट पर्शियन, जुल्फिकर खां और उसका पिता असद खां इसके मेन है मेंबर, जुल्फिकर खां एंड उसका पिता है असद खां। दूसरे हैं तुरानी गुट, तुरानी चिनकलिच खां और अमीन खां, इसके 2 मेन सदस्य हैं। चिनकलिच खां, बाद में इसको निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि निजामुल मुल्क आसफ जाह की इसको उपाधि दी गई थी। तो चिनकलिच खां उसका मेन नाम है, अभी उसी नाम से जाने, जब उपाधि दी जाएगी तब देख लेंगे। ठीक है, चिनकलिच खां और अमीन खां। ठीक है, तीसरा गुट है अफगानी गुट, मोहम्मद अली खां और मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद अली खान, मोहम्मद खां बंगस, BANGASH, बंगस। ठीक है, लिख लिया। आगे के जितने मुगल शासक आएंगे अब इनके द्वारा बनाए हुए आएंगे, वो खुद के उत्तराधिकार के नियम को फॉलो करते हुए नहीं आएंगे या अपने बल पे नहीं आएंगे, अब इनके बल पर आएंगे। तो ये जो गुट है ये एक्चुअली मुगल बादशाहों को अब क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अब मुगल बादशाह इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं रह गए, है ना, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, अब वो डिपेंडेंट हो गए एक प्रकार से इन पर। तो जहांदार शाह का नाम है, इसको गद्दी, अब यहां पर एक चीज नोट करना है, इसको गद्दी उस समय के सबसे शक्तिशाली गुट जुल्फिकर खां की मदद से मिली। इसको गद्दी उस समय के सबसे शक्तिशाली
गुट के सदस्य जुल्फिकार खां की मदद से मिली। ही गॉट कोरोनेशन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खां ऑफ पर्सियन गुट। जुल्फिकार खां ऑफ पर्सियन गुट, ईरानी गुट के जुल्फिकार खां की मदद से इसको गद्दी मिली। इंडिविजुअली शासक नहीं बना। पहली बात, लंपट मूर्ख वगैरह आपने लिख लिया है, ठीक है। बाकी मेल मिलाप की नीति शुरू हो गई, बार बार उसको नहीं लिखना है। इसने मराठों को दक्षिण भारत से सरदेशमुखी के साथ चौथ भी लेने का अधिकार दे दिया। इसने ही gave the right to achieve चौथ with सरदेशमुखी to Marathas from south। ठीक है, लेकिन एक चीज इसके साथ जोड़ लीजिए, इसने मराठों को सरदेशमुखी के साथ चौथ लेने का भी अधिकार दिया, लेकिन उसे अभी मुगल अधिकारी वसूलते थे और मराठों को देते थे। बट दैट वॉज कलेक्टेड बाय द मुगल ऑफिसर्स, लेकिन वह अभी दैट वॉज द कलेक्टेड बाय मुगल ऑफिसर्स नाउ, वह अभी मुगल अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था। दैट वॉज कलेक्टेड बाय मुगल ऑफिसर्स, लिख लिया, मुगल अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था। अब आगे आप समझ लीजिए, वसूल के देते थे, वसूलने का अधिकार नहीं था, पाने का अधिकार था, अचीव करने का अधिकार था। ठीक है, ये इसने दे दिया। आगे इसने जजिया समाप्त कर दिया। ही रिमूव्ड द जजिया। ही रिमूव्ड द जजिया। ठीक, अगली लाइन, इसने आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। ये सब प्री के मुद्दे हैं। इसने आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। ही गेव द टाइटिल टू किंग ऑफ आमेर जय सिंह, मिस्टर जय सिंह। कौन सी उपाधि? सवाई, SAVAI, सवाई, सवाई की उपाधि। सवाई मतलब कुछ ज्यादा ही, सवाई मतलब तुम सवाई हो, जैसे कहते 21 हो, तो ऐसे है ना, ज्यादा की उपाधि दी, सवाई की उपाधि। ठीक है, ये भी मेल मिलाप की नीति है, बस छोड़ दिए। आगे अगले शासक है फर्रुखसियार। अब एक कुछ चीजें अपने दिमाग में, जो अगला आएगा वो पराजित करके आएगा, क्योंकि उसको कोई दूसरा गुट मिल गया और उस गुट ने इस गुट को पराजित कर दिया। तो चिनकलिज खां को सैयद बंधुओं ने पराजित करके फर्रुखसियार को अपॉइंट किया। अब ये मान के चलिए, एक्चुअली ये जो सैयद ब्रदर्स है ना, इनके साथ एक चीज आप हिंदुस्तानी गुट के जो सैयद ब्रदर्स हैं, इनके नाम के साथ लिख लो, ये इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। ये इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। दे आर नोन इन हिस्ट्री एज किंग मेकर। कौन? सैयद ब्रदर्स। बहुत राजाओं को इसने बनाया है और बिगाड़ा है। हो गया।